प्यारे बच्चों, आज हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का आगे वर्णन करेंगे। इसमें जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। कल हमने पहले लेक्चर में हमने लिया था कि 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी थी: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आज हम इसी को आगे लेंगे कि अगर हम स्पीशीज रिच के हिसाब से देखें तो 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी। पहले आती है अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी इन ए पार्टिकुलर एरिया। डाइवर्सिटी इन ए पार्टिकुलर एरिया, किसी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर एरिया, वो एरिया एक छोटा सा इकोसिस्टम भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकती है। तो उसमें जो डाइवर्सिटी, उसको अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। इसको उन ऑर्गेनिज्म की काउंट करके, काउंटिंग दी नंबर ऑफ टैक्सा, हम टैक्सा गिनेंगे कितने तरह के टैक्सा हैं। किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने तरह के टैक्सा हैं उनके नंबर को काउंट करके हम कह देंगे कि ये अल्फा डाइवर्सिटी है। इससे हमें स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का पता लगता है। रिचनेस और इवननेस की कितनी स्पीशीज हैं और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। दूसरी आती है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में कंपेयरिंग द टैक्सा, कंपेयरिंग द टैक्सा इन इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम में टैक्सा कंपेयर करेंगे। किसी इकोसिस्टम में ज्यादा टैक्सा है, किसी इकोसिस्टम में कम टैक्सा है। ये डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पर, क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज इन क्लाइमेट। तो इस डाइवर्सिटी को हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, रेनफॉल। गामा डाइवर्सिटी इज ओवरऑल। इस सारी डाइवर्सिटी की मेजरमेंट हम करें डिफरेंट इकोसिस्टम में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। ये पूरी धरती पे, पूरे एरिया पे, पूरे ज्योग्राफिक एरिया में जो डिफरेंट टोटल डाइवर्सिटी है किसी एरिया में, उस सारी को हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी इन एन एरिया। तो ये 3 तरह की डाइवर्सिटी हुई, एक अल्फा डाइवर्सिटी, एक बीटा डाइवर्सिटी और एक गामा डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्सिटी है तीनों, अगर हम बात करें रिचनेस के फॉर्म में, तो ये जो डाइवर्सिटी है इनमें गामा डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, अल्फा उससे कम है, बीटा उससे कम है, अल्फा उससे कम है। ये सीक्वेंस में है। ये 3 तरह की डाइवर्सिटी है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी आपको रफ जानकारी इसकी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज। अब देखें कितनी स्पीशीज किसी पार्टिकुलर एरिया में है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन ए पार्टिकुलर एरिया। अगर हम इस स्पीशीज को देखें
एक इंटरनेशनल यूनियन है IUCN। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये IUCN है। इस IUCN ने एक 2004 में एक जनरल एस्टिमेट, एक जनरल आइडिया दिया कि इस दुनिया में कितनी स्पीसीज हैं। तो उसने ये आइडिया दिया कि लगभग 1.5 मिलियन के आसपास अप्रोक्सीमेटली टोटल स्पीसीज हैं इन दिस यूनिवर्स। वास्तव में ये एस्टिमेट एक रफ एस्टिमेट है। दिस इज नॉट एक्यूरेट। अभी हम पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये एस्टिमेट गलत है, हमें पता ही नहीं कि कितनी स्पीसीज हो सकती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम है that we can never estimate the actual number. There are a large area unexplored. ऐसा बहुत सारा एरिया है जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसके हमने रिसर्च की ही नहीं, जिसको हम रिसर्च कर भी नहीं सकते। ऐसे घने जंगल हैं, ऐसा घना एरिया है, वहां पर इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, इतनी ज्यादा हमारी स्पीसीज हैं कि बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं कि वो हमने देखी नहीं, और वो हो सकता है ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाए। साइंटिस्ट ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं विच कुड बी एक्सटिंक्ट विदाउट बीइंग सीन। किसी ने नहीं देखी, वो स्पीसीज खत्म हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज है इट में बी मोर देन 20 to 50 मिलियन। ये जो स्पीसीज है 20 to 50 मिलियन स्पीसीज में बी प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में 20 से लेकर 50 मिलियन तक स्पीसीज इस दुनिया में हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने बताया ना तो हमें पता, ना ही हम इसका आइडिया लगा सकते कितनी स्पीसीज हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन की स्पीसीज है। एक साइंटिस्ट हुआ रॉबर्ट में, वो कहता है कि ये अप्रोक्सीमेट नंबर 7 मिलियन तक हो सकता है। तो यहां आप देखें कि देयर इज ए कंट्रोवर्सी। Modern scientists say that there is approximately 1.2 million animals and 0.5 million plants. So the total is 1.7 million. लेकिन माइक्रोब्स आर आल्सो न्यूमरेबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स आर न्यूमरेबल। माइक्रोब्स कितने हैं हमें अंदाजा भी नहीं है। माइक्रोब की संख्या इतनी ज्यादा है क्योंकि उनमें उनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल है, उनकी स्पीसीज का पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। देयर नंबर इज वेरी लेस, दे आर लेस इन नंबर, at a particular place, at one place, but more at other. कहीं माइक्रो बहुत कम है, कहीं माइक्रो बहुत ज्यादा है। फिर दे आर टू स्मॉल टू बी सीन।
और फिर उनमें स्टडी वेरी डिफिकल्ट, जिस कारण से हम एक्चुअल एस्टिमेट हम नहीं लगा सकते कि कितने स्पेशीज किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हैं, लेकिन ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है दैट आउट ऑफ द टोटल ऑर्गेनिज्म approximately 70% are animals। जितनी अब तक स्पेसीज देखी गई हैं उनमें हम ऐसा मानते हैं कि 70% तो एनिमल्स हैं और 22% प्लांट्स हैं। और प्लांट्स में 5 किंगडम सिस्टम, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और आगे स्पर्मेटोफाइट, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। स्पर्मेटोफाइट में जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, ये दोनों स्पर्मेटोफाइट में आते हैं। तो इस सारे के सारे टोटल ऑर्गेनिज्म का अप्रोक्सीमेटली 22% बनाते हैं। ये भी संख्या में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं, दूसरे नंबर पे ये जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये हमारे प्लांट हैं। और प्लांट में वो सारे प्लांट आ जाते हैं जो 5 किंगडम सिस्टम में टैक्सोनॉमी के रूप में है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में हमारा देश इस मामले में काफी लकी है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम इंडिया की बात करें, इन केस ऑफ इंडिया, हमारे देश की अगर टोटल हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में आप समझें हमारे देश का एरिया 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड है। But we have approximately 8.1% of biodiversity। हमारे यहाँ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि हमारा देश भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया में है। पूरी दुनिया में 12 बायोडाइवर्सिटी एरिया है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया। उनमें से एक हमारा भारत भी है। इसका मतलब इन प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर एट ए वेरी गुड प्लेस इन द वर्ल्ड। अब भारत में अप्रोक्सीमेटली 45,000 plants and about 1 lakh animals are found in India। इतने तरह के एनिमल और प्लांट भारत में लगभग पाए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते। रॉबर्ट मेई कहता है only 22% approximately are explored till today। अभी तक जो हमें पता है वो केवल 22% है। इसका मतलब जितने उनसे अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स अभी और डिस्कवर होने हैं। अगर हम उसकी बात सही सच मान लें तो इस हिसाब से हमारे पास लगभग मोर देन 1 लाख तो प्लांट हो जाएंगे, और मोर देन 2 lakhs एनिमल हो जाएंगे अकेले इंडिया में। अगर रॉबर्ट मेई की बात ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड बी एट ए वेरी बेटर पोजीशन। तो अभी हम इतने हमारे पास हैं और अभी डिस्कवर करने बहुत ज्यादा हैं। ऐसा मानते हैं कि 3 लाख से ज्यादा भी डिस्कवर करने बाकी हैं। तो इसलिए ये
जो डेटा है ये बहुत बड़ा डेटा है, देयरफॉर वी शुड एक्सप्लोर अनट्रेस्ड ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत मुश्किल काम है, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमें नहीं पता कि किस एनिमल की, किस प्लांट की डिस्कवरी हो चुकी है, किसकी रहती है, तो हम किसकी डिस्कवरी करें। फिर दूसरी बात, इसमें टाइम बहुत लगता है, इट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कितने ऑर्गेनिज्म, उसमें का डीएनए स्टडी करना, फिर उसकी स्पीसीज की स्टडी करना, उसके करेक्ट स्टडी करना, और फिर वो आगे कंपेयर करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है और ये प्रोडक्टिव काम भी नहीं है। देयरफॉर ऑल द गवर्नमेंट्स आर नॉट फेवरिंग दिस। गवर्नमेंट इसका फेवर नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ये करती है कि भाई ठीक है, दूसरे जिनमें कोई रिसर्च करनी है, कोई टेक्निकल चीज है, उस पर करो। तो स्पीसीज की रिसर्च, टैक्सोनॉमिक रिसर्च आर वेरी रेयर। टैक्सोनॉमिक रिसर्चेज आर वेरी रेयर, बहुत कम होती है टैक्सोनॉमिक रिसर्च, जिसकी वजह से हमें जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में ना तो जानकारी है, ना ही जानकारी हो सकती। अब टोटल एनिमल में भी हैव अप्रोक्सीमेटली 70% आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड अकेले, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, टोटल का 70% है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वो आर्थ्रोपोड है। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल आर्थ्रोपोड है, ये सब जगह पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, टिड्डे, ये सारे के सारे सब जगह पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा कौन से हैं? आर्थ्रोपोड है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म बहुत कम है। दूसरे नंबर पे मोलस्क आते हैं एनिमल्स में, मोलस्क भी बहुत ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ये मोलस्क है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैनी विल बिकम एक्सटिंक्ट बिफोर देयर डिस्कवरी। हमें पता भी नहीं लगेगा और कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जिनको हम देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस पे हमें इनको बचाना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे कोशिश लोग कर रहे हैं और ये हमें करनी भी चाहिए। अब आता है इनके कुछ एक जनरल आइडिया। जनरल आइडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट की। अगर हम नॉन कोऑर्डिनेट की बात करें, नॉन कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनको इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा तो आर्थ्रोपोड होते हैं। अगर हम इसका एक ये पाई चार्ट बना लें, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में अगर हम बात करें तो ये सारा एरिया इंसेक्ट का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये इसका लगभग 80% बनता है। फिर इसमें दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मोलस्क। मोलस्क का काफी बड़ा फाइलम है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियन, और जो बच गए वो सारे ऑल अदर ग्रुप। इसमें आप इनको अलग अलग सिंबल से दिखा सकते हैं। ये अगर हम इनका क्लासिफाई करें तो ये 4 मेन एनिमल ग्रुप हैं जो नॉन कोऑर्डिनेट में दिखाए हुए हैं। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का हम ऐसे पाई चार्ट बनाए तो कोऑर्डिनेट में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में जो सबसे बड़ा ग्रुप है 50% के आसपास ये फिश है।
फिश का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर पूरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो सबसे ज्यादा फिश पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट में तो ये बर्ड्स हैं। बर्ड्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बर्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी बिग नंबर। फिर तीसरे नंबर पे मैमल्स हैं। और इस मैमल के बाद फिर जो बचे वो रेप्टाइल और एम्फीबिया हैं। रेप्टाइल और एम्फीबिया, ये एक आइडिया हुआ पाई चार्ट के द्वारा कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट में वर्टिब्रेट आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। आपको पता है प्रोटोकोऑर्डिनेट की संख्या बहुत कम है। प्रोटोकोऑर्डिनेट नेग्लिजिबल है, देयरफॉर दे डू नॉट कंस्टिट्यूट सच ए बिग प्रोपोर्शन इन द टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद हम बात करें, ये तो एनिमल की बात है, अब हम बात करें प्लांट्स की। प्लांट्स का अगर हम इसी तरह पाई चार्ट बनाए तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे फंजाई। प्लांट्स में सबसे ज्यादा फंजाई हैं। ये लगभग फंजाई हैं, अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास लगभग फंजाई हैं टोटल प्लांट का, अगर हम एरिया की बात करें। फिर हम बात करें एल्गी की। एल्गी भी काफी बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। एल्गी के बाद फिर हम बात करें लाइकेन की। लाइकेन थोड़े कम है। लाइकेन। फिर हम बात करें इसके साथ एंजियोस्पर्म की संख्या फंजाई के लगभग बराबर है। एंजियोस्पर्म वो पौधे हैं जिनमें फ्रूट और सीड बनते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके बाद ये एरिया मॉस और फर्न। मॉस में आपको पता है ब्रायोफाइट आते हैं और फर्न में टेरिडोफाइट आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एरिया, जबकि जिम्नोस्पर्म संख्या में बहुत कम है। जिम्नोस्पर्म की संख्या टोटल एनिमल की बहुत कम, 1-2% ही है। तो ये हमारा एक जनरल आइडिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। लेकिन एनिमल्स ज्यादा हैं, प्लांट्स कम है, क्योंकि एनिमल्स को हम एक्सप्लोर इजीली कर सकते हैं। प्लांट में हमारा इंटरेस्ट बहुत कम होता है। वैसे भी बोटनी एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बोटनी में बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। प्लांट की स्टडी बड़ी मुश्किल होती है। प्लांट के बारे में स्पीसीज का पता लगाना, कई बार एक ही स्पीसीज की हमें डिफरेंट वैरायटी दिख जाती है, हम उनको अलग अलग स्पीसीज सोच लेते हैं। कई बार अलग अलग स्पीसीज होती हैं, हम उनको एक से समझ लेते हैं। प्लांट में कंपेरेटिवली बड़ा डिफरेंट है। सारे प्लांट की हम स्टडी नहीं कर सकते। एनिमल हमें दिख जाते हैं, मूव करते हैं, प्लांट फिक्स रहते हैं, प्लांट का साइज भी वेरिएबल होता है। तो इसलिए प्लांट का स्टडी बड़ा मुश्किल काम है। ये था हमारा जनरल टॉपिक आज का, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2। तो आप इसको देखें और इसको करें। अगला टॉपिक हम फिर लेंगे। अभी आप इतना ही लें, डाइवर्सिटी और प्लांट डिफरेंट वेराइटीज।